So we were discussing on the genetic engineering or gene cloning, which was based on the recombinant DNA technology. RDT पर बेस होते हैं दोनों ही, जीन क्लोनिंग भी, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी, और वेक्टर बेस्ड में बेस होते हैं, यानी जब वेक्टर में जीन को डाला जाता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जब हम हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा देते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनता था। इस टेक्नोलॉजी को हम कहते थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एक ओवरऑल स्टेप्स या प्रोसेस मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में या यस्टरडे। उसके अलावा क्या क्या टूल्स हो सकते हैं आरडीटी में वो भी हम पढ़ेंगे। कुछ टूल्स को हम बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ टूल्स को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिस्कस करते हैं क्या क्या टूल्स हो सकते हैं इन दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल टूल्स की। देखिए, बायोलॉजिकल टूल्स का मतलब है वो सभी चीजें या तो डायरेक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्सट्रैक्ट हो, वो सब बायोलॉजिकल टूल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टूल जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म भी तो एक बायोलॉजिकल टूल है, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं उसको। डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से डिजायर्ड जीन भी हमारे लिए बायोलॉजिकल टूल है, क्योंकि जीन आर्टिफिशियली नहीं होते, जीन भी किसी नेचुरल लिविंग सिस्टम से, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, डिजायर्ड जीन, उसके अलावा जितने भी एंजाइम्स लगते हैं, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स, सब बायोलॉजिकल टूल होंगे। अब मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स जैसे कि अब मान लीजिए डिजायर्ड ऑर्गेन से आप कट करते हैं, डिजायर्ड जीन को सेपरेट करते हैं, तो वहां एंजाइम्स चाहिए जैसे न्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। फिर उसी फॉरेन जीन को आप लाइगेट कराते हैं वेक्टर के अंदर। पहले तो वेक्टर में भी कट लगाएंगे, वहां फिर से न्यूक्लियस चाहिए। उसके बाद जब लाइगेट कराएंगे तो लाइगेज एंजाइम चाहिए जो वहां पर जाकर अटैच हो सके। सेवरल मॉडिफाइंग एंजाइम्स चाहिए। डीएनए पर हम अपनी मर्जी से जब कट लगाते हैं तो वो वापस रीजॉइन भी हो सकता है, तो उस चीज को भी प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल्ड एजेंट्स चाहिए या मॉडिफाइंग एंजाइम्स चाहिए, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, अल्कलाइन ट्रांसफरेज। ये सारे एंजाइम्स जो है ये पढ़ेंगे हम डिटेल में। अभी केवल हम डिस्कस कर रहे हैं कि एज ए टूल क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स हो सकते हैं बहुत तरह के। ऑफ कोर्स डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए डीएनए पॉलीमरेजेस भी यूज किए जाते हैं। तो एंजाइम जितने भी यूज किए जाएंगे कहां पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, चाहे किसी भी स्टेज पर, चाहे कटिंग करने के लिए, लाइगेशन कराने के लिए, रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए या रेप्लिकेशन कराने के लिए, सारे एंजाइम्स जो होंगे वो बायोलॉजिकल टूल्स होंगे, बिकॉज एंजाइम्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ। इसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर, इस तरफ लिख देता हूं। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, एक डीएनए का फ्रेगमेंट होता है जिसके कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं टू बी यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। अ डीएनए फ्रेगमेंट which satisfy all the criteria to be a cloning vector। अब वो क्या क्राइटेरिया है कि कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सके, वो हम जब क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे। एक बेसिक बता देता हूं कि सेल्फ रेप्लिकेटिव होना चाहिए वो पार्ट। डीएनए की प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिव हो। मान लीजिए ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, तो इसके अंदर ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, इट शुड बी मस्ट। अदरवाइज क्या होगा कि ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा डीएनए, और डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, यानी वेक्टर जो है वो डीएनए का जो टुकड़ा है, अगर वेक्टर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो वेक्टर के अंदर जो आपने जीन डाल रखा है फिर वो कैसे रेप्लिकेट करेगा। तो क्लोनिंग वेक्टर शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिव, दिस इज द मस्ट क्राइटेरिया। तो क्लोनिंग वेक्टर भी क्या होते हैं, बायोलॉजिकल टूल होते हैं। बहुत तरह के क्लोनिंग वेक्टर यूज किए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया जाता है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकोन होता है जो जनरली बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है और बैक्टीरिया के लिए बहुत सारे बेनिफिशियल फंक्शन करता है, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन यानी रिप्रोडक्शन करा सकता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया को वायरुलेंट बना सकता है डिजीज कॉजिंग, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इस प्लाज्मिड को एज ए क्लोनिंग वेक्टर हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है जो एक क्लोनिंग वेक्टर के होने चाहिए। कुछ वायरसेस को भी हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब है फॉरेन जीन डिलीवरी एजेंट, एक एजेंट है जो हमारे जीन को डालता है किसमें जाकर, होस्ट में। ठीक है, तो वायरस जैसे कि बैक्टीरियोफाज, M13, ये फाज के नाम है, लैम्बडा फाज,
इस तरह के वायरस भी एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किए जा सकते हैं। और कुछ डिजाइंड वेक्टर होते हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे लार्ज साइज जीन है, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम MAC, यीस्ट के लिए यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो दे वी विल स्टडी इन डिटेल। तो टूल्स की अगर बात करें, बायोलॉजिकल टूल्स की मेनली, सो दीज आर सम टूल्स लाइक डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, डिजायर्ड जीन, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम जो डीएनए पर काम करते हैं, ऐसे एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, उसके अलावा खुद होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो, अब प्रोसेस बताने के बाद आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए सारी। होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हम हमारे जीन को या तो क्लोन कराएंगे या उस जीन को इंट्रोड्यूस कराकर एक्सप्रेस कराएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, तो वो कहलाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म। जीन क्लोनिंग के लिए जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज इस्चेरिचिया कोलाई। किसी भी जीन को क्लोन कराने के लिए छोटे साइज के जो जीन होते हैं, अगर उनकी क्लोनिंग करानी है तो बेस्ट होस्ट जो होता है वो होता है इस्चेरिचिया कोलाई। C should be treated small, तो इसको E. coli लिखते हैं। ये जो बैक्टीरियम है दिस इज द बेस्ट होस्ट, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। छोटी सी लाइफ साइकिल है, जल्दी मल्टीप्लाई होता है और जो है ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है डिजायर्ड जीन को। सो दिस इज द सुटेबल होस्ट। सो दीज आर सम बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये बायोलॉजिकल टूल है जो जनरली यूज किए जाते हैं, मेनली एंजाइम्स, वेक्टर्स, ये टूल हैं। बाकी होस्ट या डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म ये तो कॉम्पेटेबिलिटी के लिए है ही। जिस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना है या क्लोनिंग करानी है उसको हम होस्ट कहते हैं, जिसके अंदर क्लोनिंग करानी है, और जहां से जीन को लाया गया है वो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म होता है। So these are some biological tools which are used in the recombinant DNA technology. We will study in detail the DNA manipulating enzymes as well as the cloning vectors. So इनके बारे में जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे डिटेल में, you can write also them in the biological tools. इसके अलावा बात करते हैं कुछ नॉन बायोलॉजिकल टूल्स की, यानी बायोलॉजिकल टूल्स के अलावा और भी टूल्स हैं जिनको यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब जीन क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों में, या अल्टीमेटली आरडीएम बनाने में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो नॉन बायोलॉजिकल टूल्स में जो है कुछ कॉमन टूल्स हैं, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं नॉन बायोलॉजिकल, कुछ टेक्निक्स भी यूज की जाती है। तो ये एक टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक टूल भी है क्योंकि मशीन आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। इसमें होता क्या है कि एग्रोज जेल में सेपरेट जो है वेरियस न्यूक्लिक एसिड्स को लोड कर दिया जाता है। मान लीजिए ये एग्रोज जेल है, नाइलॉन मेम्ब्रेन होती है, एग्रोज जेल है, इसमें न्यूक्लिक एसिड लोड कर दिए बहुत सारे, डीएनए लोड कर दिए हैं अलग अलग साइज के, डिफरेंट साइज के, या आरएनए लोड कर दिए गए हैं। तो इनको साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है, साइज सेपरेशन। लार्ज साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स एक तरफ आ जाएंगे, स्मॉलर साइज एक तरफ, और उससे भी स्मॉलेस्ट एक तरफ। तो साइज के बेसिस पर, ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ देयर चार्ज, साइज के बेसिस पर सेपरेट करना न्यूक्लिक एसिड्स को, चाहे डीएनए को या आरएनए को। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, यानी चार्ज टेक्निक की यूज की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के डीएनए, अलग अलग साइज के बैंड्स आ जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है न्यूक्लिक एसिड्स का साइज क्या है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। साइज इसलिए जरूरी है सेपरेट करना साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम फॉरेन जीन या वेक्टर भी हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें साइज का पता होना चाहिए। फॉरेन जीन के साइज का या कोई भी डीएनए जो हम यूज कर रहे हैं आरडीटी में, उनको साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए ये एक टेक्निक है जो यूज की जाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके ऊपर कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे इन डिटेल कि क्या होता है इसमें, बट एज ए टूल इसको हम यूज करते हैं, नॉन बायोलॉजिकल टूल। इसी तरह से पीसीआर मशीन यूज की जा सकती है, या टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टारगेट डीएनए सीक्वेंस की टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, डीएनए को हम कॉपी करा सकते हैं डायरेक्ट। तो कुछ डीएनए फ्रेगमेंट को अगर डायरेक्ट पूरे जीन को भी क्लोन नहीं कराना चाहते, तो किसी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को अगर आप चाहते हैं हम क्या करें, रेप्लिकेट करें, तो आर्टिफिशियली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू भी रेप्लिकेट उसको किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं विजुअलाइजेशन के लिए। डीएनए या आरएनए को या प्रोटीन्स को देखने के लिए ऑन स्क्रीन, ठीक है, या विजुअलाइजेशन करने के लिए कि कहाँ डीएनए आरएनए सॉल्यूशन में, उनके लिए ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं। डीएनए के लिए जो ब्लॉटिंग टेक्निक होती है उसको साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। इनको भी हम सेपरेटली डिटेल में ही पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, बट
जो है कभी सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जरूर। साउदर्न ब्लॉटिंग होती है डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है आरएनए के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है प्रोटीन के लिए। साउदर्न एक साइंटिस्ट थे तो उनके नाम पर साउदर्न ब्लॉटिंग थी, फिर उसके बाद डायरेक्शंस के नाम पर ही बोल दिया गया नॉर्दर्न, वेस्टर्न। तो ये ब्लॉटिंग होती है किसके लिए, क्या है ये याद रखिए। ब्लॉटिंग में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया जाता है, ठीक है। पहले साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है, फिर उनको विजुअलाइज किया जाता है लोड करके नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। तो ये कुछ नॉन बायोलॉजिकल टूल हैं जिनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर या ब्लॉटिंग टेक्निक्स, ये भी यूज किए जाते हैं किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। So these are some tools which are used in the recombinant DNA technology. Biological tools like mainly the enzymes and the cloning vectors, other than the host and desired organism itself. And other than the living tools, some more non-biological tools are also used, like techniques, gel electrophoresis, PCR, and the blotting techniques. So these are the tools in the recombinant DNA technology.